नमस्कार, मैं हूं हर्ष वोरा और इस हफ्ते के एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पिछले हफ्ते रिलीज हुए की मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को देखेंगे और उनके इम्पैक्ट को बारीकी से एनालाइज करेंगे। अब पिछले हफ्ते दो इम्पोर्टेंट मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स रिलीज हुए। उसमें से सबसे पहला है इंडिया का ट्रेड डेटा, यानी कि अक्टूबर महीने में इंडिया ने कितना एक्सपोर्ट किया है और कितना इंपोर्ट किया है, और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच का डिफरेंस क्या है। क्या इंडिया ने ट्रेड डेफिसिट किया है या इंडिया का ट्रेड सरप्लस हुआ है। इसके अलावा सेकंड इंपॉर्टेंट मैक्रो इकोनॉमिक फिगर जो हमारे लिए रिलीज हुआ वो है आरबीआई के पास कितना फॉरेक्स रिजर्व है। पिछले हफ्तों में आरबीआई के फॉरेक्स रिजर्व का ट्रेंड क्या रहा है और ये इकोनॉमी के बारे में क्या दर्शाता है। तो इन दोनों फिगर्स को, दोनों डेटा को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंडिया के ट्रेड डेटा का। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास मर्चेंडाइज का ट्रेड डेटा है और सर्विसेज का ट्रेड डेटा है और टोटल ट्रेड डेटा है, राइट। सबसे पहले अगर अक्टूबर महीने में मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स की बात करें, और ये बहुत पॉजिटिव बात है कि अक्टूबर महीने में मर्चेंडाइज का एक्सपोर्ट ऑलमोस्ट 17% से ग्रो किया है। ये बड़ी बात क्यों है? क्योंकि अगर आप इस टेबल में देखो, ये मर्चेंडाइज ट्रेड का मंथली ट्रेंड दिखाता है ये टेबल, और यहाँ पर हमारे पास डेटा जो है वो लास्ट ईयर के मई, यानी कि मई 2023 से लेके अक्टूबर 2024 मोस्ट रीसेंट मंथ का डेटा है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का। और अक्टूबर महीने में ऑलमोस्ट $39 बिलियन जितना मर्चेंडाइज यानी कि गुड्स एक्सपोर्ट किया, उसके सामने $66 बिलियन जितने गुड्स इंपोर्ट किए। लेकिन जो एक्सपोर्ट है $39 बिलियन वो अक्टूबर 2023 की कंपैरिजन से ऑलमोस्ट 17% हाई है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आप जून से लेके सितंबर महीनों में देखो, जून से लेके सितंबर महीने में इंडिया के मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स का ग्रोथ ऑलमोस्ट फ्लैट या नेगेटिव रहा है। 4 महीनों में ऑलमोस्ट फ्लैट और नेगेटिव रहा है, और अक्टूबर में 17% ग्रोथ जो है वो 28 महीनों में, पिछले 28 महीनों में सबसे हाईएस्ट ग्रोथ है, सबसे शार्पेस्ट ग्रोथ है। तो ये बहुत अच्छी बात है। ये ग्रोथ क्यों हुई है उसका रीजन भी देखेंगे हम आगे जाके। अब इंडिया के इंपोर्ट्स जो है, मर्चेंडाइज इंपोर्ट्स, वो सिर्फ 4% से बड़े हैं, 3.9% यानी कि 4% से बड़े हैं, तो वो ज़्यादा नहीं है। बिकॉज इंडिया के एक्सपोर्ट्स इतने शार्पली बढ़े हैं और इंडिया के इंपोर्ट्स मॉडरेटली या मॉडेस्टली बढ़े हैं, हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है यानी कि इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट वो ऑलमोस्ट 11% ईयर ऑन ईयर से कम हुआ है। यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ याद रखने की ये है कि इंडिया का मर्चेंडाइज गुड्स में ट्रेड बैलेंस जो है, यानी कि अगर इंपोर्ट्स में से एक्सपोर्ट्स को माइनस करें हम, वो नेगेटिव में दिखाएगा। जिसका मतलब है इंडिया के मर्चेंडाइज ट्रेड में इंपोर्ट्स हमेशा एक्सपोर्ट से ज़्यादा रहे हैं। पास्ट में हिस्टोरिकली भी इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट से ज़्यादा रहे हैं, जिसके कारण मर्चेंडाइज ट्रेड में इंडिया का हमेशा से ट्रेड डेफिसिट रहा है। इसके अगेंस्ट में अगर आप सर्विसेज ट्रेड देखो तो ये टेबल सर्विसेज ट्रेड का है, और सर्विसेज ट्रेड में अगर आप ट्रेड बैलेंस की कॉलम देखो तो वो सारी पॉजिटिव है। जिसका मतलब है कि इंडिया की सर्विसेज में जो इंपोर्ट हो रहा है वो एक्सपोर्ट से काफ़ी कम है। इन अदर वर्ड्स, इंडिया का सर्विसेज एक्सपोर्ट बहुत स्ट्रांग है और इंपोर्ट से कहीं ज़्यादा है, जिसकी वजह से सर्विसेज ट्रेड में इंडिया का ट्रेड सरप्लस है। मर्चेंडाइज ट्रेड में इंडिया का ट्रेड डेफिसिट रहा है हिस्टोरिकली, और सर्विसेज ट्रेड में इंडिया का ट्रेड सरप्लस रहा है हिस्टोरिकली। अब इसके बाद अगर हम मर्चेंडाइज ट्रेड और सर्विसेज ट्रेड दोनों को कंबाइन करें तो इंडिया के टोटल ट्रेड की स्थिति क्या है। अक्टूबर महीने में इंडिया ने $73 बिलियन जितने गुड्स एक्सपोर्ट किए, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों मिला के एक्सपोर्ट किए, और ऑलमोस्ट $83 बिलियन जितने गुड्स एंड सर्विसेज दोनों इंपोर्ट किए इन टोटल, राइट। सो इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट से ज़्यादा है, जिसका मतलब कि टोटल ट्रेड जो है इंडिया का वो डेफिसिट में है बाय $10 बिलियन। अब ये $10 बिलियन डेफिसिट में नहीं होता अगर इंडिया का इंपोर्ट रिलेटिवली कम होता मर्चेंडाइज ट्रेड में। मर्चेंडाइज ट्रेड में इंडिया ऑलमोस्ट 80%, देखे तो 80% जो है क्रूड ऑयल वो बाहर की कंट्रीज से इंपोर्ट करती है। गोल्ड भी काफ़ी सारा इंडिया में इंपोर्ट होता है, जिसके कारण इंडिया का मर्चेंडाइज यानी कि गुड्स का इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है,
जिसके कारण टोटल ट्रेड में देखें तो इंडिया डेफिसिट में जा रहा है, राइट। लेकिन एक्सपोर्ट स्ट्रांग है, 17% स्ट्रांग है, और जैसे हमने बात किया कि ये 28 महीनों में सबसे शार्पेस्ट ग्रोथ है एक्सपोर्ट्स में, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स में। तो ये क्यों है, राइट? अगर उसको एनालाइज करें, थोड़ा डेटा देखे, तो मर्चेंडाइज ट्रेड्स में कमोडिटीज को देखे, कौन से कैटेगरीज यानी कौन से गुड्स इंडिया ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रही है, स्पेसिफिकली अक्टूबर में किया है, तो हमें कुछ आइडिया मिलेगी कि ये जो एक्सपोर्ट ग्रोथ है वो आगे जाके भी सस्टेनेबल है या नहीं, क्योंकि हमें चाहिए एक्सपोर्ट ग्रोथ सस्टेनेबल रहे, तो ही इंडिया में एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा जनरेट होगी और जीडीपी बूस्ट भी मिलेगा। इनफैक्ट ग्लोबल ग्रोथ जहाँ स्लो है, वहीं एक्सपोर्ट इंडिया का इतना स्ट्रांग है, ये अपने आप में एक पॉजिटिव चीज़ है, राइट। तो यहाँ पे ये सारी कैटेगरीज है जो इंडिया ने एक्सपोर्ट किया है अक्टूबर में। इसमें से अगर कुछ नाम लूँ तो टी, कॉफ़ी, राइस, यानी सारे जो एग्रीकल्चरल गुड्स है वो, स्पाइसेस, कैश्यू, आयरन ओर, लेदर, सेरामिक, जेम्स ज्वेलरी, ड्रग्स, ये सारे गुड्स इंडिया ने एक्सपोर्ट किए हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि 4 कैटेगरीज, जिसमें से एक तो है केमिकल्स, दूसरा है इंजीनियरिंग गुड्स, तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, और चौथा है आरएमजी यानी कि रेडीमेड गारमेंट्स ऑफ ऑल टेक्सटाइल्स। ये चारों गुड्स में इंडिया की वैल्यू जो है, एक्सपोर्ट वैल्यू के हिसाब से इन चारों गुड्स का एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा है, और इन चारों गुड्स का ग्रोथ, एक्सपोर्ट ग्रोथ भी बहुत शार्प रहा है, जिसके कारण इंडिया का एक्सपोर्ट ज़्यादा है। तो अगर हम शुरू करें ऑर्गेनिक केमिकल्स के डिस्कशन से, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स का ग्रोथ, सबसे पहले अगर वैल्यू देखें तो अक्टूबर 2023 में यानी कि पिछले साल में ऑलमोस्ट $2 बिलियन के एक्सपोर्ट किए थे हमने केमिकल्स। इस साल में 2.7 ऑलमोस्ट $3 बिलियन के केमिकल्स एक्सपोर्ट किए हैं हमने अक्टूबर महीने में। इसका मतलब है कि पिछले अक्टूबर इसकी कंपैरिजन में इस अक्टूबर में ऑलमोस्ट 27% ज़्यादा केमिकल्स हमने एक्सपोर्ट किए हैं। अब केमिकल्स का टोटल एक्सपोर्ट बास्केट में शेयर देखें परसेंटेज के हिसाब से तो 7% है, यानी कि टोटल हम जो भी गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसमें से 7% गुड्स जो है वो केमिकल्स है। केमिकल्स का एक्सपोर्ट अक्टूबर 2024 में ज़्यादा क्यों हुआ है? वेल, इसका एक रीज़न तो हो सकता है कि 2022 की साल में जब रशिया और यूक्रेन की वॉर हुई, उसके बाद यूरोप में इन्फ्लेशन बढ़ गया, यूएस में भी इन्फ्लेशन बढ़ गया, वहाँ केमिकल्स का कंजम्पशन कम हो गया, लेकिन कंपनीज के पास केमिकल्स का बहुत सारा स्टॉक बाकी था। तो 2022 के बाद केमिकल्स का डी स्टॉकिंग शुरू हुआ, यानी कि कंपनीज जो है वो ज़्यादा माल खरीद नहीं रही थी, स्टॉक खरीद नहीं रही थी केमिकल्स का, जिसके कारण केमिकल्स का एक्सपोर्ट कम होने लगा 2022 के बाद। अब क्या हुआ है, डी स्टॉकिंग की साइकिल धीरे धीरे खत्म हो रही है, धीरे धीरे वहाँ की कंपनीज केमिकल्स का कंजम्पशन रिवाइव कर रही है, बढ़ा रही है। हालांकि वहाँ सिचुएशन अभी भी इतनी अच्छी है नहीं यूरोप में और यूएस में, लेकिन केमिकल्स के डी स्टॉकिंग के कारण अब कंपनीज केमिकल्स का कंजम्पशन डिमांड शुरू कर रही है, जिससे केमिकल्स का एक्सपोर्ट जो है इंडिया से वो धीरे धीरे अब स्टेबलाइज हो रहा है, जिसके कारण ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल्स का ग्रोथ 27% जितना दिखा रहा है अक्टूबर महीने में। इसके बाद अगर हम इंजीनियरिंग गुड्स की बात करें, इंजीनियरिंग गुड्स में कौन से गुड्स आते हैं? वेल, आप इंडस्ट्रियल गुड्स ले लो या इलेक्ट्रिकल गुड्स ले लो या ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट्स ले लो या ऑटोमोबाइल्स के कंपोनेंट्स का एक्सपोर्ट्स ले लो, ये सारे इंजीनियरिंग गुड्स में आते हैं। इंजीनियरिंग गुड्स का एक्सपोर्ट पिछले अक्टूबर में, अक्टूबर 2023 में $8 बिलियन का था, अक्टूबर 2024 में वो $11 बिलियन का हो गया है। यानी कि एक साल पहले के कंपैरिजन से इंजीनियरिंग गुड्स का एक्सपोर्ट ऑलमोस्ट 40% बढ़ा है। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारा जो पूरा एक्सपोर्ट बास्केट है, कमोडिटीज़ का, गुड्स का एक्सपोर्ट बास्केट है, उसमें से ऑलमोस्ट 29% जो है वो इंजीनियरिंग गुड्स का एक्सपोर्ट होता है, राइट। पूरे एक्सपोर्ट बास्केट में से 29% सिर्फ इंजीनियरिंग गुड्स है। तो इतना हाई वेटेज इंजीनियरिंग गुड्स का एक्सपोर्ट बास्केट में है, और इंजीनियरिंग गुड्स का ही एक्सपोर्ट 40% से बढ़ना है, ये बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छी बात है। इंजीनियरिंग गुड्स में सबसे हाईएस्ट बिगेस्ट कंज्यूमर है यूएसए, राइट। लेकिन अभी रिसेंटली ट्रेंड ऐसा हुआ है कि रशिया से भी काफ़ी इंपोर्ट बढ़ रहा है इंजीनियरिंग गुड्स का, यानी कि रशिया जो इंपोर्ट कर रही है इंजीनियरिंग गुड्स इंडिया से, वो बढ़ रहा है। और इन अदर वर्ड्स, इंडिया का एक्सपोर्ट टू रशिया काफ़ी स्ट्रांग रह रहा है। और इसका एक रीज़न हो सकता है कि जो रुपी और रूबल का ट्रेड अग्रीमेंट है, ट्रेड अरेंजमेंट है रशिया और इंडिया के बीच में, जिससे इंडिया अगर इंजीनियरिंग गुड्स रशिया को एक्सपोर्ट करती है
तो इंडिया को उसका जो पेमेंट है वो रुपी टर्म्स में मिलेगा, जो पहले डॉलर टर्म्स में मिल रहा था। ये एक इंडिया के लिए बेनिफिशियल है। लेकिन सेकंड रीज़न ये भी है कि ये वॉर शुरू होने के बाद, रशिया यूक्रेन का वॉर शुरू होने के बाद रशिया पे सैंक्शंस लगने के कारण हो सकता है कि रशिया को थोड़ी दिक्कत हो रही हो दूसरी कंट्रीज से ये इंजीनियरिंग गुड्स इंपोर्ट करने में। तो रशिया इंडिया से काफ़ी सारे इंजीनियरिंग गुड्स इंपोर्ट कर रही है, जिसके कारण इंजीनियरिंग गुड्स का एक्सपोर्ट जो है रशिया में वो बढ़ रहा है। ये डेटा वाइज हमें कैसे पता चलेगा? अगर आप डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स की वेबसाइट पे अगर रशिया का इंडिया के साथ ट्रेड और उसमें भी इंजीनियरिंग गुड्स देखो, इंजीनियरिंग गुड्स में कौन सी कैटेगरी है? ये वाले न्यूक्लियर रिएक्टर्स, बॉयलर्स, मशीनरी, मैकेनिकल अप्लायंसेज एंड पार्ट्स देयरऑफ। इसका सितंबर महीने में, अक्टूबर का डेटा अभी तक है नहीं, तो सितंबर महीने में अगर आप देखो तो सितंबर 2023 की कंपैरिजन से सितंबर 2024 में ऑलमोस्ट 46% ग्रोथ हुआ था इंडिया के इंजीनियरिंग गुड्स के एक्सपोर्ट का रशिया को। अप्रैल से लेके सितंबर महीने का कंबाइंड अगर आप एक्सपोर्ट देखो जो हम रशिया को कर रहे हैं इंजीनियरिंग गुड्स का, वो 166% जितना बढ़ा था। तो ये काफ़ी शार्पली बढ़ा है पिछले कुछ महीनों में, स्पेशली अप्रैल से लेके अभी तक। और हो सकता है कि यही रीज़न है कि अक्टूबर में भी इंजीनियरिंग गुड्स का एक्सपोर्ट हमारा बढ़ा है, कि रशिया ज़्यादा डिमांड कर रही हो। साथ साथ इंटरेस्टिंग चीज़ देखने जैसी ये है कि चाइना से भी हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा है इंजीनियरिंग गुड्स का। तो चाइना का डेटा ये है। चाइना में अगर आप देखो सेम कैटेगरी न्यूक्लियर रिएक्टर्स, बॉयलर्स, मशीनरी एंड मैकेनिकल अप्लायंसेज, उसका अगर आप सितंबर 2024 में एक्सपोर्ट देखो तो वो 27% बढ़ा था। और अप्रैल टू सितंबर का कंबाइंड एक्सपोर्ट देखो आप तो वो 27% से बढ़ा था। सो सितंबर में भी और अप्रैल टू सितंबर में चाइना ने काफ़ी सारा इंपोर्ट किया है इंडिया में से इंजीनियरिंग गुड्स का, और हो सकता है अक्टूबर में भी ये ट्रेंड हमें देखने मिले। और थर्ड मुझे डिस्कस करना था यूएई, क्योंकि यूएई से भी हमारा ट्रेड काफ़ी ज़्यादा है। तो यूएई में अगर आप न्यूक्लियर रिएक्टर्स, बॉयलर्स, मशीनरी और मैकेनिकल अप्लायंसेस का एक्सपोर्ट देखो तो अप्रैल से लेके सितंबर तक ऑलमोस्ट 28% बढ़ा है, राइट। और यूएई में क्यों बढ़ा है? क्योंकि यूएई के साथ 2022 में इंडिया ने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट साइन किया था, जिसमें ऑलमोस्ट 90% गुड्स, 90% मर्चेंडाइज जो इंडिया यूएई को एक्सपोर्ट करती है, उस पे यूएई ने टैरिफ, इंपोर्ट टैरिफ या तो कम करने का या एलिमिनेट करने का अग्रीमेंट किया है, जिसके बाद इंडिया का एक्सपोर्ट यूएई को काफ़ी शार्पली बढ़ा है, राइट, लास्ट 2 इयर्स में। तो इंजीनियरिंग गुड्स का एक्सपोर्ट काफ़ी स्ट्रांग है इंडिया का। कुल मिला के अगर आप देखो तो ये हो गए इंजीनियरिंग गुड्स की बात। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स सितंबर टू अक्टूबर 2023 में ऑलमोस्ट $2.3 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था, और वही अक्टूबर 2004 में $3.4 बिलियन का हो गया है, यानी कि 46% का ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर। और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का शेयर देखे इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट बास्केट में तो ऑलमोस्ट 9% है। तो ये बढ़ना भी बहुत अच्छी बात है। और ये क्यों बढ़ा है? एक रीज़न तो हो सकता है कि आगे जाके क्रिसमस सीजन आ रही है, तो क्रिसमस सीजन के कारण, फेस्टिव डिमांड के कारण काफ़ी सारे वेस्टर्न नेशंस में इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की डिमांड बढ़ गई हो, और इंडिया में अभी स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, असेंबलिंग हो रहा है, टू पुट इट वेरी प्रॉपर्ली। तो ये असेंबली के कारण इंडिया का स्मार्टफोन एक्सपोर्ट काफ़ी बढ़ रहा है, स्पेसिफिकली आईफोन, जो कि फॉक्सकॉन, पेगाट्रन और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट कर रही है, तो उसका एक्सपोर्ट काफ़ी बढ़ रहा है। इनफैक्ट FY24 में टोटल $15 बिलियन जितने स्मार्टफोन्स का एक्सपोर्ट हुआ था, जिसमें से $10 बिलियन का एक्सपोर्ट जो है वो सिर्फ आईफोन का हुआ था। और एक्सपेक्टेशन ये है कि FY25 में ऑलमोस्ट $20 बिलियन जितना स्मार्टफोन का एक्सपोर्ट होगा, जिसमें से $15 बिलियन का एक्सपोर्ट जो है वो आईफोन का होने वाला है, 12 to 15 बिलियन का। और इसमें से फॉक्सकॉन, पेगाट्रन और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स मेजर प्लेयर्स रहेंगे, राइट। तो ये इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स की बात हो गई। अब थर्ड, अगर आप टेक्सटाइल्स देखो तो टेक्सटाइल्स का भी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो है वो 35% से बढ़ा है, काफ़ी शार्पली बढ़ा है, लेकिन उसका शेयर ओवरऑल एक्सपोर्ट्स बास्केट में 3% है, नॉट टू मच। टेक्सटाइल्स का एक्सपोर्ट क्यों बढ़ा है? हो सकता है, कंफर्म्ड तो नहीं कह सकते, लेकिन हो सकता है कि बांग्लादेश में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो रही है उसके कारण बांग्लादेश का जो एक्सपोर्ट है वो कम होके इंडिया में शिफ्ट हो रहा है,
काफ़ी सारे जो कस्टमर्स है वो इंडिया से इंपोर्ट कर रहे हैं टेक्सटाइल के प्रोडक्ट्स, और टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट बढ़ना, साथ साथ अगर आप देखो तो लेदर प्रोडक्ट्स, उसका भी एक्सपोर्ट 12% से बढ़ा है, राइट। नॉट शार्प बट नॉट बैड इधर, राइट। तो ये सारे लेदर है, फिर टेक्सटाइल्स है, फिर जूट, फ्लोर कवरिंग, कारपेट, हैंडीक्राफ्ट, ये सारे बहुत लेबर इंटेंसिव है। तो अगर आप टेक्सटाइल का देखो तो ऑलमोस्ट 4.5 4.5 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है। फिर कारपेट, हैंडीक्राफ्ट, जूट मैन्युफैक्चरिंग जो है वो ऑलमोस्ट 1 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है। और सिमिलरली दूसरे भी जो है लेदर एंड लेदर प्रोडक्ट्स, राइट, जिसमें लेदर के फुटवेयर्स भी आ गए, तो ऑलमोस्ट 40 लाख पीपल को एम्प्लॉयमेंट देता है। तो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज जो है उनका एक्सपोर्ट बढ़ना वो बहुत पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा ज़्यादा, राइट। उसके अलावा अगर हम एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ देखें, जिसमें स्पेसिफिकली कॉफ़ी, तो कॉफ़ी का एक्सपोर्ट जो है वो 32% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर। और कॉफ़ी का परसेंटेज शेयर ओवरऑल इंडिया के एक्सपोर्ट बास्केट में ज़्यादा है नहीं, लेकिन 32% बढ़ना ये फिर भी एक पॉजिटिव बात इसलिए है क्योंकि इंडिया में क्या है, रोबस्टा बीन्स प्रोड्यूस होते हैं। कॉफ़ी में 2 प्रकार के बीन्स होते हैं, जैसे आप जानते होंगे, एक तो है अरेबिका और एक है रोबस्टा। इंडिया में रोबस्टा वेराइटी ज़्यादा ग्रो होती है। रोबस्टा वेराइटी में कॉफ़ी कैफीन का कंटेंट जो है वो ज़्यादा रहता है। और हुआ ये कि लास्ट ईयर ब्राज़ील और वियतनाम, जो कि 2 मेजर कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ है, रीजन्स है, उनमें ड्रॉट आया था, और ड्रॉट होने के कारण उनका सप्लाई कम हो गया। अब उनका सप्लाई कम हुआ तो क्या हुआ कि कॉफ़ी के प्राइजेस जो है वो शार्पली बढ़ना शुरू हुए। इनफैक्ट आप जनवरी 2024 यहाँ से देखे आज तक देखो तो कॉफ़ी प्राइजेस ऑलमोस्ट 60% बढ़े हैं, राइट। ये कॉफ़ी का फ्यूचर है कमोडिटी एक्सचेंज, इंडिया के जो कमोडिटी एक्सचेंज NCDEX है, उसमें कॉफ़ी के फ्यूचर्स जो ट्रेड होते हैं, ये उसका चार्ट है। तो ऑलमोस्ट 60% कॉफ़ी के प्राइजेस बढ़े हैं, और कॉफ़ी के प्राइजेस बढ़ने से हमारा जो कॉफ़ी का एक्सपोर्ट है उसकी वैल्यू भी बढ़ी है। सो कॉफ़ी का एक्सपोर्ट बढ़ा है, हमने देखा राइस का एक्सपोर्ट भी रिसेंटली बढ़ा है। इनफैक्ट राइस का एक्सपोर्ट आप देखो तो 85% ग्रोथ है कंपेयर टू द सेम पीरियड, यानी कि अक्टूबर 2023, लास्ट ईयर के अक्टूबर 2023 से लेके अभी तक 85% ग्रोथ है। इतना शार्प ग्रोथ क्यों? इतना शार्प ग्रोथ इसलिए है क्योंकि हाल ही में लास्ट मंथ अक्टूबर में गवर्नमेंट ने जो पहले एक्सपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे राइस के, वो निकाल दिए। तो हुआ ये कि 2023 में गवर्नमेंट ने जो बासमती राइस है उसके एक्सपोर्ट पे मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस लगा दी। मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस क्या है? गवर्नमेंट बोलती है फार्मर्स को और एक्सपोर्टर्स को कि आप इंडिया से राइस एक्सपोर्ट करोगे, बासमती राइस, तो मिनिमम आपको $450 पर टन का चार्ज का पेमेंट लेना पड़ेगा, तभी आप राइस एक्सपोर्ट कर सकते हो, राइट। और ये इसलिए किया क्योंकि राइस जहाँ ग्रो होती है, जैसे कि वियतनाम है या थाईलैंड है, तो थाईलैंड और वियतनाम दोनों में ड्रॉट हुआ था, जिसके कारण राइस का प्रोडक्शन कम हुआ था। उसके कारण इन्फ्लेशन बढ़ गया था, इंडिया में भी इन्फ्लेशन बढ़ गया था। तो गवर्नमेंट ने बोला कि आप राइस एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, अगर करना है तो मिनिमम $450 पर टन लेना है। तो ये था नॉन बासमती राइस पे। बासमती राइस पे $950 पर टन था मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस। तो वो जो एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस थे वो निकाल दिए गवर्नमेंट ने अक्टूबर में, और इसके कारण राइस के एक्सपोर्ट ऑलमोस्ट 85% ईयर ऑन ईयर से ग्रो हुए हैं, राइट। तो कॉफ़ी, राइस दोनों शार्पली बढ़े हैं। देन टोबैको एंड स्पाइसेस का भी अगर आप ग्रोथ देखो तो 30% ग्रो हुआ है। तो ये एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ में भी काफ़ी शार्प ग्रोथ है। मेजरली अगर हम देखें, अगेन टू रिपीट, केमिकल्स, इंजीनियरिंग गुड्स और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स और टेक्सटाइल्स, इन 4 कैटेगरीज से की वजह से हमारा मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट बहुत शार्पली बढ़ा है। टोटल एक्सपोर्ट देखें तो 17% ग्रो हुआ है, और एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ में भी काफ़ी शार्प ग्रोथ है एक्सपोर्ट्स में। तो ये हो गई एक्सपोर्ट्स की बात, इंपोर्ट्स की बात और ट्रेड डेटा की बात। अब सेकंड इंपॉर्टेंट फिगर जो हमें डिस्कस करना है वो है फॉरेक्स रिजर्व्स। लेकिन फॉरेक्स रिजर्व्स डिस्कस करने के पहले मैं ट्रेड डेटा के सोर्सेज क्या है वो आपको बता देता हूँ। मर्चेंडाइज ट्रेड डेटा है, यानी कि गुड्स का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट डेटा है मंथली, वो रिलीज करती है एवरी मंथ डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में, ठीक है।
तो उसकी लिंक्स मैंने यहाँ पे दे दी है, आप देख सकते हो। ये डॉक्यूमेंट भी जो है इसकी लिंक मैं नीचे YouTube डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप डाउनलोड करके इसको इन लिंक्स के द्वारा इन डेटा को ट्रैक कर सकते हो। तो मर्चेंडाइज ट्रेड डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स करता है, लेकिन सर्विसेज ट्रेड जो है उसका डेटा रिलीज करती है इंडिया की सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राइट। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये ट्रेड डेटा रिलीज करती है और उसकी लिंक भी मैंने यहाँ नीचे दे दी है, आप देख सकते हो। अब बात करते हैं फॉरेक्स रिजर्व्स की। अब फॉरेक्स रिजर्व्स में सिचुएशन ऐसी है कि आरबीआई के पास फॉरेक्स रिजर्व्स होते हैं जो आरबीआई मार्केट से खरीदती है, राइट। जैसे डॉलर्स हो गए, येन हो गया, यूरो हो गया या पाउंड हो गया, ये सारे फॉरेक्स रिजर्व्स जो है वो आरबीआई धीरे धीरे मार्केट से खरीदती है या बेचती है। अब बेचती या खरीदती क्यों है? क्योंकि रुपये को मैनेज करने के लिए, रुपये की जो प्राइस है उसको मैनेज करने के लिए। मैनेज क्यों करती है? क्योंकि मानो अगर कोई मैक्रो इकोनॉमिक शॉक आया, मानो रशिया और यूक्रेन की वॉर एस्केलेट हो गई या कोई दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक शॉक आया जिसके कारण फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो है, फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है वो इंडिया के एक्विटीज स्टॉक्स बेच के अपने फंड्स विड्रॉ करे, तो उनको क्या करना पड़ेगा? उनको रुपीस बेच के अगर यूएस में फंड्स ले जाने हैं, वापस विड्रॉ करने हैं, तो डॉलर्स खरीदने पड़ेंगे। डॉलर्स खरीदने के लिए रुपये बेचना पड़ेगा। रुपये बेचेंगे तो रुपये की वैल्यू क्या होगा? वो डेप्रिशिएट होगी रुपये की वैल्यू, राइट। रुपये की वैल्यू डेप्रिशिएट होगी, जिसका मतलब है रुपये वीकन होगा। तो अगर 83 था पहले, तो अब 84 हो जाएगा या 85 हो जाएगा। रुपये वीक हो रहा है। अगर रुपये वीक होगा तो क्या होगा? रुपये वीक होने से इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ेगा। बेसिकली रुपये वीक होने का मतलब ये है कि रुपये की वैल्यू डाउन होना। रुपये की वैल्यू डाउन हो रही है, जिसका मतलब है कि अगर पहले मैं कोई साबुन या टूथपेस्ट मानो 30 या 40 रुपीज़ में खरीदता था, अब रुपये की वैल्यू कम हुई है, 83 से 84 हो गई है, तो इसका मतलब ये है कि वही टूथपेस्ट या वही सोप मुझे 30 या 40 की जगह 50 रुपीज़ में मिल सकता है, राइट। या श्रिंकफ्लेशन हो सकता है कि उसकी साइज कम हो जाएगी। तो बेसिकली रुपये की वैल्यू कम होने से, वीक होने से इन्फ्लेशन इंडिया में बढ़ सकता है, जिसके कारण आरबीआई क्या करती है? वो रुपये की प्राइस को मैनेज करती है। रुपये को अप्रिशिएट ज़्यादा या स्ट्रेंथन ज़्यादा नहीं कर सकती, क्योंकि अगर स्ट्रेंथन करेगी तो इंडिया के एक्सपोर्ट्स पे असर आएगा। एक्सपोर्ट्स पे कैसे असर आएगा? अगर रुपये स्ट्रेंथन हो जाएगा तो इंडिया जो भी सर्विसेज यहाँ से एक्सपोर्ट कर रही है उसका पेमेंट जो इंडिया को मिलेगा, अगर रुपये 84 से 83 हो गया तो दैट मीन्स कि इंडिया को कम पेमेंट मिलेगा, इजंट इट? जो भी सर्विसेज एक्सपोर्ट हो रही है, तो इंडिया की एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज जो है उनको थोड़ा लॉस हो जाएगा, तो ज़्यादा स्ट्रेंथन भी नहीं कर सकती। वीकन ज़्यादा करेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। अगर रुपये 84 है और 85 तक जाने देगी, 86 तक जाने देगी आरबीआई, तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो दोनों तरफ एक्सट्रीम्स नहीं जा सकते। रुपये को एक पर्टिकुलर लेवल पे आरबीआई मैनेज करने का ट्राई करती है। वो मैनेज कैसे करती है? आरबीआई के पास फॉरेक्स रिजर्व्स होते हैं, जो हिस्टोरिकली आरबीआई धीरे धीरे फॉरेक्स रिजर्व्स बिल्ड करती जाती है, और जब भी ऐसा मैक्रो इकोनॉमिक शॉक आता है, जब भी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स अगर विड्रॉ करते हैं, तो रुपये पे प्रेशर आता है, रुपये सेल करते हैं वो फॉरेन इन्वेस्टर्स को, रुपये पे प्रेशर आता है। जब भी रुपये पे डाउनवर्ड प्रेशर आएगा तो आरबीआई डॉलर्स का रिजर्व्स है अपने पास, उसको बेचेगी मार्केट में, और डॉलर्स को बेचने से रुपये स्ट्रेंथन होना शुरू होगा, रुपये स्टेबलाइज होना शुरू होगा। तो आप द वीक एंडिंग 4 अक्टूबर 2024 को देखो तो आरबीआई के पास ऑलमोस्ट 701 बिलियन डॉलर्स जितने फॉरेक्स रिजर्व्स थे। आरबीआई क्या करती थी कि पहले कुछ महीनों में धीरे धीरे आरबीआई डॉलर्स खरीदती थी, तो इससे आरबीआई के पास जो रिजर्व्स है वो 701 बिलियन डॉलर जितना हो गया था। और इतना रिजर्व्स चाहिए था हमें, क्योंकि इकोनॉमिस्ट के हिसाब से इंडिया के पास ऑलमोस्ट 11 मंथ्स का जो इंपोर्ट इंडिया कर रही है, 11 मंथ्स के इंपोर्ट जितना कवर चाहिए, यानी कि इंडिया अगले 11 मंथ्स तक इंपोर्ट करेगी, तो उसका डॉलर में या येन में या पाउंड में पेमेंट करने में इंडिया को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उतना इमरजेंसी रिजर्व होना चाहिए, ये इकोनॉमिस्ट के हिसाब से 701 बिलियन डॉलर्स जो है वो पर्याप्त रिजर्व था आरबीआई के पास। तो अक्टूबर 2024 के बाद, और आरबीआई ने बहुत अच्छा किया कि धीरे धीरे ये रिजर्व्स बिल्ड करना शुरू हुआ, क्योंकि जब भी मैक्रो इकोनॉमिक शॉक आता है, जैसे अक्टूबर के बाद आप देखो धीरे धीरे आरबीआई ने रिजर्व्स कम करना शुरू किया, यानी कि डॉलर्स बेचना शुरू किया। और 8 नवंबर तक आप देखो तो 701 बिलियन डॉलर्स से कम होके द वीक एंडिंग 8 नवंबर तक आरबीआई के पास फॉरेक्स रिजर्व हो गया 675 बिलियन डॉलर्स, यानी कि ऑलमोस्ट 26 बिलियन डॉलर्स जितना
जितने फॉरेक्स रिजर्व्स आरबीआई ने मार्केट में बेचे हैं, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स ने आप देखो तो पिछले कुछ हफ्तों से बेचना शुरू किया है स्टॉक्स और रुपी पे प्रेशर आना शुरू हो गया था। तो आइडियली अगर आरबीआई ये फॉरेक्स रिजर्व्स नहीं बेचती मार्केट में तो रुपी जो अभी ऑल टाइम लो पे है वो और लो हुआ होता अगर आरबीआई ने फॉरेक्स रिजर्व्स नहीं बेचे होते। तो थैंकफुली आरबीआई के पास फॉरेक्स रिजर्व्स थे बेचने के लिए, तो आरबीआई ने बेच के रुपये को स्टेबलाइज किया है। ये थी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की बात। अब क्विकली अगर हम सीपीआई इन्फ्लेशन की बात करें, लास्ट वीक हमने सीपीआई इन्फ्लेशन को देखा था, उसके डेटा को देखा था। अच्छा, इसके पहले फॉरेक्स रिजर्व्स कौन रिलीज करता है, यहाँ पे मैंने लिखा है सोर्स आरबीआई है। आरबीआई एवरी वीक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स अपने पास कितना है उसका डेटा निकालती है और ये लिंक पे आप जाके देख सकते हो। क्विकली सीपीआई इन्फ्लेशन में लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था कि कैसे सीपीआई इन्फ्लेशन जो है वो अक्टूबर महीने में 6.21% जितना बढ़ा, जो बहुत शार्पली बढ़ा है। आइडियली आरबीआई को चाहिए कि 4 और 6% के बीच में इन्फ्लेशन रखे, तो ये आरबीआई के कंफर्ट जोन के बाहर था। सीपीआई इन्फ्लेशन, कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन इतना शार्पली बढ़ा क्योंकि फूड इन्फ्लेशन बहुत शार्पली बढ़ा अक्टूबर में, ऑलमोस्ट 11% जितना फूड इन्फ्लेशन बढ़ा था। ये वीडियो में मुझे डिस्कस ये करना है कि एक पॉजिटिव चीज इन्फ्लेशन में ये है कि ये जो इन्फ्लेशन है वो ब्रॉड बेस्ड नहीं है। ब्रॉड बेस्ड का मतलब क्या है कि अगर आप देखोगे तो सिर्फ 4 चीजें, और अगर फूड इन्फ्लेशन की बात करें तो सिर्फ 3 चीजें, एक तो वेजिटेबल्स, एक फ्रूट्स और एक ऑयल्स एंड फैट्स। ये 3 चीजों में इन्फ्लेशन सबसे ज्यादा है। वेजिटेबल्स में 42% इन्फ्लेशन है जो बहुत नेगेटिव है, फ्रूट्स में 8% और ऑयल्स एंड फैट्स में 10% इन्फ्लेशन रहा है। इसके अलावा दूसरी कमोडिटीज में देखो तो इतना शार्प इन्फ्लेशन है नहीं, राइट, सिवाय की पर्सनल केयर एंड इफेक्ट्स। पर्सनल केयर एंड इफेक्ट्स जो है उसमें ऑलमोस्ट 11% इन्फ्लेशन है। सो ये बहुत ब्रॉड बेस्ड इन्फ्लेशन इसको नहीं बोल सकते हम। हो सकता है कि नवंबर में इन्फ्लेशन थोड़ा मॉडरेट हो जाए और सीपीआई इन्फ्लेशन धीरे धीरे आगे जाके थोड़ा कम होना शुरू हो जाए। ये हो गया इन्फ्लेशन की बात। अगेन इन्फ्लेशन का भी सोर्स और लिंक मैंने दे दिए। सोर्स है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, ये रिलीज करती है सीपीआई इन्फ्लेशन का फिगर एवरी मंथ। आप इस लिंक पे जाके देख सकते हो। आई होप इस बार का एपिसोड भी इंटरेस्टिंग रहा हो। कोई भी क्वेश्चंस हो आपको कमेंट करके नीचे लिखिए। अगेन ये एक्सेल फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दी है अगर आपको ट्रैक करने हैं ये डेटा तो। आई होप यू हैव अ गुड वीकेंड। इस हफ्ते के लिए इतना ही। टेक केयर।